आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? और सेशन स्टार्ट करने के पहले एक हम धन्यवाद देंगे, है ना? परमात्मा को या जो भी आप ईस्ट, प्रकृति, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके एक धन्यवाद के भाव में हम लोग आएंगे, क्योंकि आज का जो आपका सेशन है, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं और आप शांति से बैठकर उसके पश्चात भी सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, तो परमात्मा की आप पर विशेष कृपा है ना? बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन आप लोग आराम से शांति से बैठकर आज का सेशन ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करके धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए, मेरे जीवन को आनंदित बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इस धन्यवाद के भाव से आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी के कुछ सपने होंगे, कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपने अपने जीवन में किए हैं, लेकिन कुछ अभी भी छूट गए, है ना? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिन पर आप काम करना चाहते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से हमें उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि सही प्लानिंग के बिना हमें सफलता मिलना जो है वो असंभव है। अगर हम ठीक से प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि हम बोलते हैं किस्मत, है ना? किस्मत भी लेकिन उसी का सहारा साथ देती है जो उस अपॉर्चुनिटी को, है ना, जो हमारे जीवन में अवसर आया है उस अवसर पर काम करें। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों को जीवन में मिलती, किस्मत कई बार आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है, लेकिन दरवाजा तो आप ही को खोलना पड़ेगा। दरवाजा जो है अपने आप नहीं खुलेगा, है ना? अगर कोई व्यक्ति ने ठान लिया है कि नहीं, किस्मत से ही कुछ भी हो जाएगा, तो आपके दरवाजे पर आकर किस्मत भी लौट सकती है अगर आप कर्म नहीं करेंगे। तो हमें हमारे जीवन में कई तरह के प्रोजेक्ट होंगे। जैसे सुधीर जी चाहते होंगे कि वो किसी एक फील्ड में बहुत बड़ा नाम करें, है ना? मनोज जी कुछ और चाहते होंगे, रुपेश जी कुछ और चाहते होंगे। सभी के प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे, है ना? खत्री जी चाहते होंगे कि भाई मैं एक किताब लिखूंगा। सोनू जी चाहते होंगे कि मैं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा। तो अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट है ना, किसी भी तरह का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसको किस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से किस्मत का, है ना? देखो, अपॉर्चुनिटी तो आई है आपके पास। किस तरह की अपॉर्चुनिटी आई है कि आपको ये समझ में आएगा इस आज के सेशन के बाद कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो किस्मत ने आपका साथ दिया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अब आपका प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट आप ही को करना पड़ेगा, है ना? कर्म दो तरह का होता है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। तो हमें मानसिक कर्म भी करना होगा। डिसीजन मेकिंग जो है वो मानसिक कर्म है। किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से हमें उस विषय में सोचना है, ये क्या है हमारा? ये मानसिक कर्म है। तो हमें दोनों का सही तालमेल बैठाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होगा। नहीं तो होता क्या है कि लोग सोचते रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे आपकी गाड़ी आगे है ना? रुपेश जी अपने आप को म्यूट कर लें, हालांकि मैंने सबको म्यूट किया था। है ना? तो इस तरीके से आज के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मुझे चैट में लिखकर बताना है कि आपके जीवन में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, है ना?
सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, 2 दिन 4 दिन की मेहनत से भी वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर हमें लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है। जैसे घर में कोई शादी है, तो शादी भी एक प्रोजेक्ट है, शादी भी प्रोजेक्ट है। और इसी तरीके से मान लीजिए सुरेश जी को कहीं कश्मीर घूमने जाना है, तो वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है कि वो 10 दिन के वेकेशन पर जाना चाहते हैं। तो उसमें उन्हें कई सारे स्टेप्स क्या लेने होंगे। सबसे पहले उन्हें सोचना होगा कि कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकेंगे, कितना फाइनेंशियल उनके पास स्टेटस, उनका कितना खर्चा होने वाला है, उस सब की जानकारी लेकर उनको जाना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए सोनू जी चाहते हैं कि वो यूट्यूब चैनल अपना बनाए, तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी उनको कई सारी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि भाई यूट्यूब चैनल बनाना किसका है, क्या उनका नीच किस तरीके से उनको क्या क्या टॉपिक्स पर बनाना है ना, और क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी। मोबाइल कैमरा या उनको स्टैंड चाहिए पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरीके से अलग अलग विषय पर आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे, अगर आपने पेन और डायरी नहीं ली है तो कृपया ले लें, जिससे कि आप नोट कर सकें, है ना। अब मैं आप सभी के समक्ष स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चैट भी एक बार मैं देख लेता हूं, आप सभी ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। मनीष जी के 2 प्रोजेक्ट हैं, रुपेश जी का 1 प्रोजेक्ट है, खत्री जी के 2 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, है ना। मनोज जी के 4 प्रोजेक्ट हैं और सुधीर जी के 4 प्रोजेक्ट हैं। देखिए, जब हमारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, है ना, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी उसी तरह बढ़ती चली जाती है। हमारा कमिटमेंट भी उसी तरीके से तगड़ा होना चाहिए। अंदर हमारे उतना ज्यादा आग होनी चाहिए कि हाँ, मैं इन 4 प्रोजेक्ट्स को हासिल करना चाहता हूं। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हासिल करना चाहते हैं। वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में आपको पहले ही विचार करना होगा, है ना। शेयर स्क्रीन। आज हम समझने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, हमें प्रोजेक्ट मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कोई भी परिवर्तन अगर आप जीवन में चाहते हैं, छोटे से छोटा परिवर्तन, बड़े से बड़ा परिवर्तन, आप जब तक उसको प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेंगे, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपके जीवन में आप कई बार जाने अनजाने में इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन चूंकि आप अर्जेंसी में चीजों को यूज करते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि मैं इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी है, तो शादी है, तो शादी को अरेंज करने के लिए कई सारे बड़े छोटे स्टेप्स आप करते हैं, कई सारे टास्क को आप कंप्लीट करते हैं, तब जाकर वो शादी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। अब चूंकि शादी में आने वाले काम को आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो अर्जेंसी है। लेकिन जो हमारे जीवन में आने वाले काम हैं, उनमें उतनी अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ चल रहा है, खाना पीना, घर, बाहर जाना, जॉब, सब कुछ चल रहा है। तो अब हम चाहते हैं किसी नए प्रोजेक्ट को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। जैसे कोई एक किताब है ना, सुधीर जी चाहते हैं कि वो एक किताब लिखें, और फाइनेंशियल जो उनकी जानकारी है, उस पर वो एक किताब लिखना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों को फाइनेंस अपने जीवन में मैनेज करना चाहिए, उस पर वो एक किताब लिखना चाहते हैं। इस किताब का उद्देश्य क्या है कि उनको एक अथॉरिटी बिल्डअप होगी कि अच्छा, इनको, सुधीर जी को एक एक्सपर्ट नॉलेज है फाइनेंस के बारे में। अब ये किताब अर्जेंसी तो नहीं है, है ना।
इसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है। तो क्या होगा कि जब मन किया सुधीर जी का, उन्होंने 4 पेज लिख लिए और फिर 4 दिन तक उस पर वर्क नहीं किया। तो जब इस तरीके से चलेगा और टाइम बाउंड नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट बीच में ही कहीं अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे स्टेप्स पर डिसीजन लेना है। भाई टाइटल क्या होगा, डिजाइनिंग क्या होगी, क्या क्या चैप्टर्स होंगे, उस किताब को आगे कैसे सेल करना है। अब इन सब चीजों पे पहले से विचार नहीं किया तो क्या हुआ, वो बीच में ही प्रोजेक्ट अटक जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग अधिकतर मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन के वीडियो सुनते हैं, लेकिन मोटिवेशन के वीडियो अगले दिन काम नहीं करते हैं, गायब हो जाता है दिमाग से। आपने 2 वीडियो सुने और उसके बाद आपको एक लत लग जाती है कि अच्छे अच्छे वीडियो सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उस समय, अगले दिन आपने उसको भूल गए। उसका कारण क्या है? जब किसी चीज को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपको कर्म करना पड़ता है शारीरिक। उसमें आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा, और साथ में दूसरा क्या है, मानसिक कर्म भी करना पड़ता है। मानसिक कर्म क्या? डिसीजन मेकिंग, जो सबसे डिफिकल्ट होती है। आपको ये पाथ पे चलना है या उस पाथ पे चलना है। तो 2 पाथ हैं अगर, तो किस पाथ पे आपको चलना है, वो डिसीजन लेना मुश्किल होता है। और अधिकतर जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से उनके टास्क जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो अब आप अगर अपने जीवन में, चूंकि आपने कुणाल सर का कोर्स ज्वाइन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मिलियन डॉलर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चैट में लिख के बताएं। मिलियन डॉलर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं आप लोग? मनीष जी बोल रहे हैं यस, रूपेश जी यस, सुरेश जी, सोनू जी, बाकी लोग? मनोज जैन जी भी कर रहे हैं, जैन साहब, गुड। बाकी? सुधीर जी भी कर रहे हैं, गुड। आजाद जी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करें। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, आप जहां पर हैं वहीं बने रहें। हर एक चीज के को करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिएक्शन अपने आप नहीं होती, किसी रिएक्शन को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, किसी को किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो माने उसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक आप उस एक्टिवेशन एनर्जी को अपने अंदर, इसी तरीके से क्या है कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें खुद को एक्टिवेट करना पड़ेगा, खुद के अंदर एक भावनात्मक ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा, तब जाके वो काम आप कर पाएंगे। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अचीवमेंट हो। हम जिस तरीके से आए हैं हम उसी तरीके से नहीं चले जाएं, कुछ अचीवमेंट करके जाएं। तो उस अचीवमेंट के लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ये कष्ट जो है बड़ा ही रिवार्डिंग है। आज आप सोचिए, आप सभी के पास प्रोजेक्ट है, आंखें बंद करके एक प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचेंगे सभी लोग, कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। सुधीर जी, सुन रहे हैं आप? जो भी प्रोजेक्ट आपने सोचा है ना, आप उसे करना चाहते हैं, अपना टाइम देंगे, मेहनत देंगे, अपने रिसोर्सेज खर्च करेंगे, है ना? तो उसको करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को सोचिए, है ना? आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए सभी लोग, और उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, उस विषय में सोचिए। क्योंकि यही वो मानसिक ऊर्जा है जो आपको इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, उसे करने की ऊर्जा प्रदान करेगी। क्योंकि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है, आपने सोच लिया कि हाँ हाँ बस मैं तो करूंगा, लेकिन करूंगा से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोचें कि जो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसे करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला। अब अपनी आंखों को खोल लें।
आप समझ पाए, आप लोग देख पाए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ सुविधा, किसी को सुविधा मिल रही होगी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को घर बनाना है, तो घर बनाना भी एक प्रोजेक्ट है, कितने डिसीजंस लेने पड़ते, तो उससे क्या होगा, उनका अपना घर हो जाएगा। कोई जो चाहता है कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, उसके बाद क्या होगा, वो एक इन्फ्लुएंसर बन जाएगा व्यक्ति, लोगों को अपने विषय में बता पाएगा। कोई किताब लिखना चाहता है, तो उससे अथॉरिटी बिल्डअप होगी। कोई चाहता है कि मैं अपना वेट कम करूं, है ना, ये भी एक प्रोजेक्ट है, तो मेहनत करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो ये सब प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, मानसिक ऊर्जा की, है ना। तो वो मानसिक ऊर्जा है आप सभी में, लिख के बताएं चैट में यस। कुमार जी के पास है, मनीष जी भी उस मानसिक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। नो भी लिख के आया है ना। नो किसने लिखा है, रूपेश जी ने। तो रूपेश जी, मनोज जी बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी थोड़े से काम नहीं चलेगा, और नहीं है तो हमें जगानी पड़ेगी उस मानसिक ऊर्जा को। तो कैसे जगेगी वो, किस तरीके से जगेगी उसको हम समझते हैं, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले ही अगर ऊर्जा नहीं है, तो क्या होगा, वो कभी, मान लीजिए आपने गाड़ी ली, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, और जाना है आपको कश्मीर, तो पहुंच पाएंगे क्या, कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। रास्ते में आने वाली परेशानियां अलग बात है, लेकिन घर पे ही गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस मानसिक ऊर्जा को जगाना होगा। मानसिक ऊर्जा कैसे जगेगी, आप बार बार अपने ध्यान में आंखें बंद करें, है ना, बार बार। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, आप घर में इस प्रयोग को करें कि बार बार जो है आंखें बंद करें और सोचें कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो इससे मुझे कितना सुकून मिलने वाला है, कितनी खुशी मिलने वाली है, इससे मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आने वाला है। जब आप इस विषय में बार बार सोचेंगे, है ना, तो वो एक एनर्जी जो है, जहां पे भी अवरुद्ध हो रही है ना, जहां एनर्जी अवरुद्ध हो रही है, वो एनर्जी आपकी का फ्लो बढ़ जाएगा, और फिर आप उस एनर्जी के फ्लो के बढ़ने के बाद ही उस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, नहीं तो वो प्रोजेक्ट आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैंने, आपने समझा प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। हम पॉइंट ए पर खड़े हुए हैं, ठीक है, हमें पॉइंट बी पर जाना है अपने जीवन में, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को पुश करके दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। नहीं तो अभी आप जहां हैं वहीं पर रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको नई गाड़ी भी खरीदनी है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको कई सारा सोचना पड़ेगा, कहाँ से फाइनेंस आएगा, कौन सी गाड़ी लेनी है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो नई गाड़ी अपने आप तो नहीं आएगी, भले ही आपके बैंक में कितना भी पैसा हो। आपको विचार तो करना पड़ेगा ना, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कार लेनी है, इलेक्ट्रिक लेनी है, डीजल लेनी है, पेट्रोल लेनी है, किस कंपनी की लेनी है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हमें समझना सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, कि मुझे क्यों करना है। मैं आराम से बैठा हुआ हूं, शांति से खा रहा हूं, सब कुछ है, अब मुझे प्रोजेक्ट को करना क्यों है। जब आपके मन में ये प्रश्न जो है क्लियर होगा, तो अपने आप ऊर्जा का फ्लो आपका बढ़ेगा उस प्रोजेक्ट को करने पे। देखो होता क्या है कि मन बड़ा चंचल है, कभी कहेगा ये कर लेते हैं, फिर दूसरे ही क्षण बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं। तो इस वजह से किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी को, बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। इस जगह कोई भी समझौता नहीं, आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को क्यों करना है। क्यों, ये जो क्यों है ना, हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जब हम इस तरीके से सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कभी भी नहीं होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट।
कुछ चीजें जो आपके जीवन में हो रही है ना, वो डिफेक्टो है, वो अर्जेंसी की वजह से हो रही है कि भाई शादी में तो जाना ही है, तो चले गए, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अब क्यों जाते हैं शादी में? बहन के घर में शादी है तो भाई जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलेगी, वो नाराज हो जाएगी। अब उसकी नाराजगी से बचने के लिए आप जा रहे हैं। दूसरी जगह कोई कुछ बोलने वाला नहीं है तो आप बहाना भी बना देंगे, छोड़ो कौन जाए इतनी दूर, है ना। तो हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, कोई कारण है ना उसके पीछे, वो कारण आप क्लियर करना चाहिए आपको, ठीक है। कब यहां तक क्लियर है आपको? दूसरा पॉइंट कि अब आपका प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, क्यों करना है, आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन होगा उस प्रोजेक्ट को करने से। सुरेश जी सुबह वॉक करना स्टार्ट कर दिए, मान लीजिए 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि उनको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। रुपेश जी ने योगा स्टार्ट कर दिया, क्यों? उनको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। तो क्यों हो गया कि मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट को कर रहा हूं। अब मेरा प्रोजेक्ट क्या है ना, वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे रोज 5 किलोमीटर वॉक करने, मान लीजिए, तो ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। मुझे एक किताब लिखनी है, क्या प्रोजेक्ट है मेरा? मुझे एक किताब लिखनी है। क्यों लिखनी है? इससे मेरी अथॉरिटी बिल्डअप होगी, इसलिए मैं किताब लिखना चाहता हूं। लोगों तक मेरी किताब पहुंचेगी, प्रसिद्धि पहुंचेगी, लोग मुझे जान पाएंगे, मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूं, इसलिए मैं किताब लिख रहा हूं, है ना। मेरा प्रोजेक्ट क्या है? मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं किताब को लिखने वाला हूं, एक किताब को मैं लिखने वाला हूं, ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्यों, फिर दूसरा क्या, ठीक है। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कैसे करना है, कहां से शुरुआत करनी है, कैसे करूंगा मैं इस प्रोजेक्ट को। किताब मान लीजिए लिखना है ना, तो क्या मुझे उतना नॉलेज है? मान लीजिए मैंने सोच लिया किताब लिखनी है, बस ये मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब मुझे एबीसीडी कुछ नहीं पता उसके बारे में, कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश करना है ना। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज हो गया, बैकग्राउंड की चीजें मुझे पता होनी चाहिए, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना, तो करना है, भर से काम नहीं चलेगा, कैसे करूंगा मैं, है ना। तो उसके बारे में बैठ के मुझे विचार करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेप देखिए, आपको कोई शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? दिमागी कसरत। आप सभी को दिमागी कसरत करनी पड़ रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो चैट में लिखें यस। सुधीर जी को क्लियर है, मनीष जी को क्लियर है, सोनू जी को क्लियर है, सुरेश जी को क्लियर है, रुपेश जी को भी क्लियर है, बाकी लोगों को, आजाद जी को भी क्लियर है, गुड। बाकी लोग सो तो नहीं गए? 3 लोग और हैं, संजय जी को भी क्लियर है, बाकी और लोग भी 2 लोग और हैं जिन्होंने नहीं लिखा है। तो आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप चैट में वो भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूं यहां तक आपको क्लियर है ना। तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप शुरू करेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप नया घर बनाना चाहते हैं, आप नई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, इवन आप कहीं ट्रैवलिंग पे, वर्ल्ड टूर पे घूमना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको करने के लिए आपको इन स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। और आप इन स्टेप से गुजरते ही हैं। जैसे हम शादी करते हैं अपने बच्चों की, है ना, या खुद की भी शादी जो है कर रहे हैं, तो कुछ है ना उसमें कि मुझे शादी करनी है, क्यों करनी है, रहता है ना अपने दिमाग में क्लियर कि भाई थोड़ी मुझे करनी ही है शादी, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ तो परिवर्तन आएगा, शादी का लड्डू खाना है या अपने छोटे भाई को खिलाना है, जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। माता पिता को क्या रहता है कि बच्चों की शादी कर देंगे तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म होंगी, अब उनकी गृहस्थी चलेगी। तो प्रोजेक्ट क्लियर है, क्यों करना है, क्या भी क्लियर है,
क्या क्लियर है कि हाँ क्या करना है, शादी करना है। अब कैसे होगी भाई, एक लड़की का की व्यवस्था करनी है उनको, लड़की वाले हैं तो उनको एक लड़का, अच्छा लड़का जो है उसकी व्यवस्था करनी है ना। उसका सारा अरेंजमेंट तो शादी का करना ही है। चूंकि ये प्रोजेक्ट क्या है, टाइम बाउंड होता है कि 15 दिसंबर की शादी है, तो उस वजह से सारा का सारा जो है काम आप अर्जेंसी की वजह से कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। आपको कोई भी नहीं देखने वाला है, आपका कोई भी जो है आपसे पूछने नहीं वाला है कि सुधीर जी ये प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब तक हम स्कूल्स में थे तो एग्जाम्स होते थे, है ना, होमवर्क अपना करना रहता था, तो टीचर होता था, वो पूछता था किया कि नहीं किया, उसका एक डर रहता था। उस वजह से हम अपने काम को करते थे समय पर कंप्लीट। लेकिन अभी तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, खुद के प्रति जवाबदारी जो है वो रखनी पड़ेगी कि वाकई में मैं ये चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। मैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहता हूँ, मैं एक अचीवर हूं, मैं एक अचीवर हूं, मैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहता हूं। मैं जो है उतने भर से राजी नहीं हूं, मेरी संभावनाएं इससे ज्यादा हैं, मैं इससे ज्यादा अचीव करने के लायक हूं। मैं अंडर अचीवर बन के नहीं रहना चाहता। आपको अपने अंदर खुद से संवाद करना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो खुद से बात करते हैं? क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर लोग अपने खुद से बात करने से डरते हैं। कितने लोग हैं जो खुद से बात करते हैं? सुधीर जी करते हैं, सोनू जी करते हैं, रुपेश जी करते हैं, मनीष जी करते हैं, बहुत बढ़िया। मनोज जी नहीं करते, तो करना पड़ेगी खुद से बात। आपके अलावा आपका सबसे नजदीकी कोई भी नहीं है, आप स्वयं से संवाद स्थापित करें। आप जो है खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने दोस्त से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने मेंटर से झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी पत्नी से, बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपने प्रति कमिटेड होना है, किसी और के प्रति कमिटेड नहीं होना है। किसी और को कुछ नहीं दिखाना, खुद को दिखाना है ना। आज हमें खुद को करके दिखाना है कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो खुद से संवाद कैसे स्थापित होगा? ऐसे ही होगा, जब आप खुद से प्रश्न पूछेंगे। संवाद कैसे होगा? खुद से प्रश्न पूछें। हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, कैसे करना है? पेपर लेके बैठ जाएं, रजिस्टर पेन, अपने आप आपको जो है क्लैरिटी आएगी। तो यही हुआ खुद से संवाद करना। क्यों करना है ना? जब हमने प्रश्न पूछे खुद से, तो ये क्या हुआ? स्व संवाद हुआ, खुद से संवाद। अब संवाद में क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अधिकतर लोग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग से डरते हैं, वो भागते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से। इस वजह से जीवन में वो जहां हैं वही अटके रहते। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आपने कहा अरे सर ये और एक और नाम ले आए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वही है कि आपको बैठ जाना है, कहीं गार्डन चले गए, ऊपर छत चले गए, जहां थोड़ी शांति हो, एकांत हो, है ना, वहीं पे क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। चार लोगों के बीच में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग की पावर क्या है? पावर ये है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है ना, स्वयं से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आपको साइंस की कोई थ्योरी का आंसर मिल जाएगा उधर तुरंत, नहीं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप खुद से प्रश्न पूछेंगे कि वैभव क्या तुम्हें ये करना है, तो अंदर से, मेरे अंदर से आएगी करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। ये प्रश्नों के उत्तर कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता है। आप सोचें कि आपके जीवन के प्रश्नों के उत्तर कोई और दूसरा व्यक्ति दे देगा? नहीं। वो हेल्प कर सकता है, डिसीजन आपके होंगे, आपके जीवन के डिसीजन जो हैं वो आपके होंगे, क्योंकि कोई भी आपके जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा।
कल के दिन कुछ गलत हो गया तो आप तो उस पर डाल दोगे तो भाई तूने ही बोला था ऐसा। तो सबसे पहले क्या है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से की जाती है? देखिए 20 से 25 मिनट का समय जो है ना, वो होता है बहुत, ठीक है। और आपको प्रतिदिन एक सेशन रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके जीवन में क्लैरिटी रहेगी। और आप जो ये 20 से 25 मिनट की क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, वो आपके जीवन के 8 से 9 घंटों को बचाएगी। होता क्या है कि जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हम अपने बहुत सारे समय को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो जब आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे कल क्या करना है, अच्छा ये स्टेप्स मुझे करना, ओके। जब आपको ये क्लैरिटी हो गई कि आपको क्या टास्क करना है, तो आप बेहतर तरीके से टास्क कर पाएंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक परेशानी है। जैसे मान लीजिए सुधीर जी को जाना है घूमने के लिए कश्मीर। अब वो ये बोल रहे हैं मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा, सबको बता दिया उन्होंने। लेकिन अब उन्होंने बैठ के डिसीजन ही नहीं लिया कि उन्हें कब जाना है। प्रॉब्लम क्या हो गई पहली, कि भाई कब जाना है, जनवरी में जाना है, दिसंबर में जाना है, फरवरी में जाना है। अब उन्होंने क्या करा, बैठे 10 से 15 मिनट के लिए उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल देखा कि अरे फरवरी में तो नहीं जा पाऊंगा मैं, फरवरी में तो मुझे वर्क है। दिसंबर में मुझे 8 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैं दिसंबर में जा सकता हूँ, मैं दिसंबर में जा सकता हूँ। तो जब उन्होंने बैठ के सुधीर जी ने ये डिसीजन लिया कि हाँ दिसंबर में छुट्टियां हैं, तो उनकी ये परेशानी का सॉल्यूशन निकल आया। परेशानी क्या थी, कब जाना है, और उन्होंने सोचा, थिंकिंग की, तो उससे क्या हुआ, उनको सॉल्यूशन मिल गया। तो इसी तरीके से हर स्टेप में, जैसे मान लीजिए सुरेश जी घर बना रहे हैं नया, तो सुरेश जी घर बना रहे हैं, तो बहुत सुंदर घर बनाना है, बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक वो बैठ के किसी डिजाइनर के साथ बैठ के वो चर्चा नहीं करेंगे कैसा बनाना है भाई, जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे कि कितना पैसा खर्चा करना है, तब तक वो घर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि डिजाइनर्स में भी किस डिजाइनर को सिलेक्ट करना है। उनके दिमाग में भी कोई प्लानिंग होगी, उसको भी उनको सामने वाले को बताना पड़ेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जीवन के हर एक स्टेप में बहुत जरूरी है। जब हम एक डिसीजन लेते हैं तो हम पहली वाली स्थिति से नई स्थिति में पहुंच जाते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको क्लियर हुई क्या होती है? जी समझ आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो लिख सकता है, चैट में लिख सकता है। किसी को अगर कोई डाउट है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तो वो लिख सकता है। मैं मान के चल रहा हूं सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी क्लटर योर माइंड, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में उसको एग्जीक्यूट करने के नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन रखना होगा खुद के साथ। और उसमें आपको क्या करना होगा कि जो भी आइडियाज आपके दिमाग में हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में हैं उन सबको पेपर पे लिख देना होगा, जितने भी आइडियाज। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो कई सालों से मैं सोच रहा हूँ किताब लिखना चाहता हूँ, या कई महीनों से सोच रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड कई सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आए कि टाइटल ये हो सकता है, अच्छा ये टाइटल भी हो सकता है, तीसरा कोई टाइटल भी मुझे याद आ गया। साथ में क्या हुआ, उसके अंदर क्या रखूंगा मैं, उसके टॉपिक्स क्या होंगे, उसके अंदर मुझे क्या पिक्चर्स डालनी है, कुछ भी, जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे दिमाग में है, मैंने सारी चीज लिख दी। किसी को मान लीजिए घर बनाना है,
तो घर के बारे में उनकी जो भी इमेजिनेशन है, जो भी उन्होंने सोचा है कि भाई मैं पिंक मार्बल लगाऊंगा, किचन ऐसा होगा, वास्तु वाले से मुझे मिलना है, सारी चीजें जो भी हमारे दिमाग में है उस प्रोजेक्ट को लेकर उसको हमें लिख देना है। कोई नया बिजनेस खोलना चाहता है तो बिजनेस से रिलेटेड उसके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी आइडिया है उस बिजनेस को लेके उसको सारे को आपको लिख देना है। इसको क्या बोलते हैं? डीक्लटर करना। हमारे माइंड में क्या है, एक बार में एक ही विचार आता है ना? और जब हमारे दिमाग में उस विषय से रिलेटेड बहुत सारे विचार इधर उधर घूम रहे हैं तो नए विचारों के लिए जगह नहीं रहती, नए विचार नहीं आ पाते। तो ये क्या है, जिस तरीके से कोई स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम के अंदर आप रखते चले गए सामान, सब कचरे जैसा हो गया, तो आपको उसे व्यवस्थित करना है। तो डीक्लटर करना भी क्या हुआ, अपने दिमाग को व्यवस्थित करना हुआ। जितने भी विचार उस विषय से रिलेटेड हैं उन सारे विचारों को आपने कॉपी पर, रजिस्टर पर लिख दिया। क्लियर है डीक्लटरिंग? क्लियर है तो लिखें यस। क्लियर है? क्लियर नहीं है रुपेश जी? चलिए, देखिए आपने, आपका प्रोजेक्ट क्या है रुपेश जी? कोई प्रोजेक्ट बताएं, आपका प्रोजेक्ट क्या है? फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल अपने आप में कोई प्रोजेक्ट नहीं रुपेश जी। उस फाइनेंशियल गोल को आपको कैसे हासिल करना है वो प्रोजेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप? फाइनेंशियल गोल का मतलब हो गया कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, है ना? उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। 1000 न्यू क्लाइंट्स वर्थ 10 lakhs, ठीक है? मनीष जी को क्या है, नए क्लाइंट्स चाहिए। तो ये जो नए क्लाइंट हैं, इन क्लाइंट्स, ये तो आपका क्या हो गया, गोल हो गया, उस प्रोजेक्ट का गोल हो गया। लेकिन उनको आपको किस तरीके से लेके आना है? जैसे मान लीजिए आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, ठीक है, आपका जो भी बिजनेस मॉडल है मनीष जी, तो सबसे पहले आपको, रुपेश जी चाहते हैं शेयर मार्केट से पैसा अर्न करना, ओके। शेफी जी क्या लिख रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। देखिए अब आप समझिए इसको थोड़ा सा, जो भी है, आप सभी के गोल जो है फाइनेंशियल, आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, है ना? तो पैसा आने के लिए, हाँ मैं वही बता रहा हूं, आप सुने अच्छे से। देखिए आप सभी चाहते हैं कि मेरा पैसा आए, है ना? पैसा कमाना जो है वो एक गोल हो गया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक अकाउंट जो बैलेंस हो वो 1 करोड़ रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, 5 करोड़ रुपए हो, ठीक है? तो ये गोल हो गया। लेकिन इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट के थ्रू चलना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रोजेक्ट से ही आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए उस, वहां तक पहुंचने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, है ना? किस किस तरीके से मैं उस पैसे को अर्न कर सकता हूं, तो वो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट से आप पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कितना पैसा जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उसके विषय में आपको नॉलेज है? क्योंकि शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट से हर कोई पैसा तो नहीं कमा पाता है। तो उस कमाने के लिए आपको वो एक्सपर्ट नॉलेज की जो जरूरत है, वो एक्सपर्ट नॉलेज आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा कि सबसे पहले आप उस एक्सपर्ट नॉलेज को सीखें, वो प्री रिक्विजिट हो गई। और जैसे शेयर मार्केट का काम है, तो जो भी आप, क्योंकि मैं तो देखिए शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता हूं, तो आपको वो जो नॉलेज है, वो जो सिस्टम है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, है ना? उस सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। अब डीक्लटर आप कैसे करेंगे? जो भी आइडियाज हैं आपके पास शेयर मार्केट के बारे में, कि मैं इस स्ट्रेटेजी से
मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता हूँ। शेयर मार्केट में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं किस स्ट्रेटेजी को अपनाऊंगा, कितना लेवरेज मुझे लेना है, या मुझे बिना लेवरेज का लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, या मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। ये सब क्वेश्चन आपको के आंसर जो है आपको क्लियर होने चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश करता है या 10% डाउन हो गया तो मैं क्या करूंगा, लोअर एवरेज मेथड से क्या मैं उसको उसमें दोबारा इन्वेस्ट करूंगा उस शेयर में, मुझे कितना होल्ड करना है, क्या मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूं या 2 महीने 3 महीने के लिए कर रहा हूं या 2-4 सालों के लिए कर रहा हूं, इससे क्या मैं वेल्थ बनाना चाहता हूं या इससे मैं प्रॉफिट चाहता हूं। क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, कि मैं आज डालूंगा तो थोड़ा थोड़ा मेरा बढ़ता रहेगा, और मुझे कितना, मेरा रिस्क फैक्टर क्या है, कितना रिस्क ले सकता हूं मैं। तो इन सब विषय में आपको विचार करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीक्लटर। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज हैं उनको आपको लिख देना पड़ेगा कि मेरे पास ये स्ट्रेटेजी है ना। जैसे कैंडल स्टिक जो है उसके अंदर चार्ट होते हैं, हर एक शेयर का अपना चार्ट होता है, हर एक कंपनी का अपना पोर्टफोलियो होता है। आपको जो न्यूज़ेस हैं उनके बारे में भी, जो फाइनेंशियल न्यूज है, किसी कंपनी का आगे किस तरीके से फ्यूचर है, उस सब के बारे में आपको जानकारी लेते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को डीक्लटर करना पड़ेगा। अभी जैसे एमएसएमई कंपनी जो है रजिस्टर करना चाहता है कोई, तो रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्या गवर्नमेंट की योजना में लेना चाहता हूं, उस सब के विषय में आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लिख देंगे ना तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। आप कभी ये करके देखिए, है ना। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको करके देखें। जब आप उससे रिलेटेड सारे आइडियाज को लिख देंगे तो आप फ्री महसूस करेंगे। दिमाग में जो एक आइडिया आता है फिर दूसरा आता है और दिमाग हैंग होने लगता है ना। सोचते सोचते वो समस्या दूर हो जाएगी। और ये करना बहुत जरूरी है। ये करना क्यों जरूरी है आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं। रुपेश जी क्लियर? ओके, ठीक है। मनीष मनीष जी, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। हमने अपने दिमाग को डीक्लटर कर लिया। ये स्टेप बाय स्टेप आपको किसी भी प्रोजेक्ट को आप करें, आपको फॉलो करना ही करना है ना। जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो 100% सक्सेसफुल हो, और आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपका सपना है उसको आप पूरा कर पाए। इसका नेक्स्ट स्टेप है आइडिया माइनिंग। आइडिया माइनिंग, जब आपका दिमाग जो है क्लियर हो गया, आपने सारी चीजें लिख दी, जो भी आपके दिमाग में था वो आपने लिख दिया आपने, तो अब क्या हुआ, नए विचारों को आने के लिए आपने जगह बना ली। जैसे एक स्टोर रूम है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, पूरा वो खचाखच भर गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं। अभी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है तो उसमें नए सामान रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब आपने क्या करा, डीक्लटर डीक्लटरिंग से, कि सारे सामान को जमा दिया, रैक्स में जमा दिया, व्यवस्थित कर दिया उसको। तो क्या हो गया, अब आपके पास थोड़ा स्पेस खाली हो गया। अब उस स्पेस में क्या होगा, नया सामान रख सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जब आपका सारा सामान या सारे विचार अरेंज हो गए, फिर आपने कॉपी पेन पे, रजिस्टर पे, डायरी में उनको लिख दिया, तो अब आपका दिमाग जो है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। और ये जो दोनों सेशंस हैं इनके बीच में कुछ समय का गैप रखेंगे। जैसे आपने डिक्लटर कर लिया, अब आप शाम को आइडिया माइनिंग का सेशन करें, 20 मिनट 25 मिनट। तो अब क्या होगा, आपको नए आइडियाज आएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले मुझे 2 ही टाइटल याद आ रहे थे कि बुक के ये टाइटल रख सकता हूँ, वो अब मैंने लिख दिए। तो अब तीसरे टाइटल को आने के लिए भी जगह हो गई। अब मैं सोच सकता हूँ कि यार और क्या रख सकते हैं अच्छा नाम। जो भी मेरे दिमाग में कंटेंट पहले आ रहा था कि किताब में ये कंटेंट हो सकता है, अब मुझे याद आया, अरे यार ये 2 कहानियां भी डाल सकता हूँ, इसको बेटर बनाने के लिए 2 कविताएं भी डाल दूं मैं, इसमें ये फोटो अच्छा रहेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडिया माइनिंग। क्योंकि पहले वो नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे विचार थे, पहले मैं उन्हीं विचारों में खोया हुआ था। अब चूंकि मैंने वो उन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर कॉपी पर लिख दिया, रजिस्टर पर लिख दिया,
अब मेरा दिमाग फ्री हो जाएगा। अब नए विचारों को आने के लिए जगह हो गई। अब जब नए विचारों को आने के लिए जगह हो गई, तो अब मैं नए तरीके से, अलग एंगल से, किसी और तरीके से सोच सकता हूँ उस विषय में। जैसे घर बनाने के लिए मैंने सारा लिख दिया, अब क्या है, अब मेरा दिमाग क्लियर हो गया, तो अब मैं माइनर डिटेलिंग पे भी सोच सकता हूँ कि एक काम करूंगा, इस तरीके से इसका डेकोरेशन करूंगा, पर्दे ऐसे लगाऊंगा, या स्लाइडिंग गेट लगाऊंगा, यहाँ पे मंदिर की जगह ये होनी चाहिए। पहले मैं बड़ी बड़ी चीजों पे ही सोच रहा था, मोटा मोटी, कि भाई फ्लोर ऐसा होगा, इतने कमरे होंगे, इतना बड़ा घर होगा, ये सोच रहा था। लेकिन अब चूंकि मैंने वो बड़ी मोटा मोटी चीजें उनको लिख दिया है, तो अब क्या है, अब मैं जो माइनर डिटेलिंग है, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की और नए आइडियाज हैं, उनके बारे में बेहतर तरीके से सोच पाऊंगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडिया माइनिंग। ठीक है, क्लियर है आपको आइडिया माइनिंग? रुपेश जी को क्लियर है, तरुण जी को भी क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, कुमार जी को भी, मनोज जी को भी, मनीष जी को भी, आजाद जी को भी, गुड। और किसी को क्लियर नहीं हो तो वो भी लिख सकते हैं क्लियर है। तो यहां तक देखिए, अधिकतर क्या है, हम इतने स्टेप करते ही नहीं है। करते हैं क्या? हमारे प्रोजेक्ट क्यों नहीं एग्जीक्यूट होते हैं? क्योंकि हम इन स्टेप्स को कर ही नहीं रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। हम इसी में प्लानिंग में लगे हुए हैं कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन क्या है, कर नहीं रहे हैं। सेफ जी आप लेट ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मैं पूरा आपको एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है ना। अभी मैं जो बता रहा हूं उसको आप थोड़ा समझें, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं आइडिया माइनिंग का। तो जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्लानिंग के स्टेप्स से नहीं गुजरेगा आपका प्रोजेक्ट, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई रेल का ब्रिज बनाना है, या कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई छोटी बिल्डिंग बनानी है, हर एक को इन स्टेप से गुजरना ही पड़ता है। जब तक आप बैठकर नहीं सोचेंगे, तब तक वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने चूंकि सारे आइडियाज को लिख दिया, आइडिया माइनिंग भी कर ली, अब आपके पास एक डाटा आ गया है ना। तो अब इस डाटा को लॉजिकल वे में आपको अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए कोई शादी है ना, तो शादी है, तो सबसे पहले क्या होगा उसमें, आपने जब आइडियाज को लिखना स्टार्ट किया तो बरमाला का पहले ही लिख दिया, फेरे का पहले ही लिख दिया, और सगाई के बारे में बाद में लिखा है, एंगेजमेंट के बारे में बाद में लिखा हुआ है कि एंगेजमेंट में ऐसा ऐसा कर लेंगे, या मेहंदी में ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये लॉजिकली क्या है, आगे पीछे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली लॉजिकली आपको उनको एक फ्लो देना होगा, है ना, अपने आइडियाज को एक फ्लो देना होगा। तो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने, क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग है, तो जब आप उसको लिख लेंगे तो उसको लॉजिकल वे में अरेंज कर लें कि इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले ये होगा। जैसे मान लीजिए एमी सेमी कंपनी स्टार्ट करनी है किसी को, और कोई फैक्ट्री वो लगाना चाहते हैं, है ना, मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो लगाना चाहते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के पहले के जो काम है, जो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल उसका किस तरीके से आएगा, तब जाके तो आप मशीनों को ऑर्डर करेंगे। या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं करेगा कि पहले ही मशीनों को ऑर्डर कर दिया और उसके बाद जो है फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भाग रहा है। प्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर दिया और रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं, तो अब वो प्रोडक्ट जो बन गया है वो मार्केट में किस तरीके से जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के। तो हमें लॉजिकल वे में अपने स्टेप्स को अरेंज कर लेना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आपको लॉजिकल वे में अरेंज कर लेना है। रुपेश जी को क्लियर है? किसी को अगर क्लियर नहीं है तो बताएं। मनोज जी को भी क्लियर है? क्लियर है ना? एक बार और बता दूं, ठीक है सेफ जी। देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है कि आपको सड़क बनानी है ना, आपको ठेकेदार हैं आप सड़क के, आपको एक सड़क मिलती है
उसका टेंडर आपको मिल गया। तो अब आपको सड़क बनानी है, तो उसके सारे स्टेप्स आपको लिखने होंगे ना, सड़क बनाने में क्या क्या आपको लगेगा, कब आपको जेसीबी को बुलाना है, कहाँ से आपको रेत को अरेंज करना है, कहाँ से आपको गिट्टी सीमेंट अरेंज करनी है, कितने लेबर लगेंगे, लेबर कहाँ से लेके आएंगे, ये सारे स्टेप्स होंगे आपके पास, है ना, कितने दिन में आपको बनाना है, ये सब आपने लिख लिया है पेपर पे। अब उनको लॉजिकली आपको अरेंज करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि पहले गिट्टी और ये सीमेंट आपने सब डाल दिया और लेबर का आता पता ही नहीं है, तो फिर वो गिट्टी सीमेंट और आपकी जो मशीनरी है उसको कौन हैंडल करेगा। तो सबसे पहले आपको लेबर अरेंज करनी है, साथ में आपको मटेरियल भी अरेंज करना है ना। तो जो स्टेप आपके साथ साथ हो सकते हैं उनके बारे में आपको सोचना है, जो स्टेप पहले है उसके बारे में सोचना है, जो स्टेप बाद में है ना, जो बाद में करना है उसको बाद में सोचना है। सबसे पहले हो सकता है आपको जेसीबी की जरूरत हो, रोड को आपको, रोड में जो भी आपको अर्थ वर्क करना है ना, आपको बुलडोजर की जरूरत हो सकती है, और भी हैवी मशीनरी की जरूरत हो सकती है। तो वो मशीनरी कहाँ अरेंज होगी। तो पहले का काम पहले, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको एक लॉजिकल वे में, है ना, अरेंज करना है। अब क्लियर हुआ आपको सैफ जी। ठीक है, सैफ भाई को भी क्लियर है। तो कोई भी प्रोजेक्ट को हम करते हैं तो उसको हमें लॉजिकल वे में अरेंज करना है। फिर क्या करना है, हमको मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मान लीजिए शादी है ना, शादी के एग्जांपल से समझते हैं हम। तो शादी में कई सारे छोटे बड़े काम होते हैं, सैकड़ों काम होते हैं। लेकिन अगर हम मेजर स्टेप देखें तो क्या स्टेप है, पहला स्टेप हो गया, शादी फिक्स हो गई है, किस लड़के किस लड़की से करनी है वो फिक्स हो गया। तो पहला मेजर स्टेप है कि आपको हलवाई बुक करना है, आपको जगह सेलेक्ट करनी है ना। ये मेजर स्टेप्स हो गए कि कहाँ पे होगा, वेन्यू क्या है ना, कपड़े क्या पहनेंगे, ये सब आपके मेजर मेजर स्टेप्स हो गए। फिर शादी में क्या क्या फंक्शंस होंगे, शादी में जो है एंगेजमेंट कब होगी, कब जो है रिसेप्शन होगा, कब वरमाला होगी, ये अलग अलग मेजर स्टेप्स हो गए। अब हर एक स्टेप के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे मान लीजिए आपने वेन्यू को डिसाइड कर दिया, अब वहां पे फ्लावर का डेकोरेशन कौन करेगा, वहां पे लाइटिंग का डेकोरेशन कौन करेगा, वहां पे जो रिश्तेदार आएंगे तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं आपको छोटी बड़ी रखनी पड़ेंगी, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा। तो ये क्या हो गए, माइनर स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स, हर बड़े स्टेप में छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एंगेजमेंट का फंक्शन जो एक बड़ा स्टेप हो गया। अब उसके अंदर कई सारे स्टेप्स हैं जो आपको कुछ की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। मान लीजिए वेडिंग रिंग्स हैं, वो आपको लेके आनी पड़ेंगी, एंगेजमेंट रिंग है ना, फूलों का डेकोरेशन, हर चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई सारी चीजें, क्या ड्रेसअप होगा उसको आपको पहले से आपको अरेंज करना पड़ेगा। लास्ट स्टेप में तो नहीं होगा ना, लास्ट टाइम पे तो नहीं होगा कि तुरंत आपने कहा कि भाई अब एंगेजमेंट का हो गया है, अब कपड़े, भाई कपड़े का भी पहले से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मेजर स्टेप्स क्या, आपके इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स क्या है, उन इवेंट्स के बारे में आपको कई सारे छोटे बड़े उसके अंदर छोटे छोटे टास्क होंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आपको मेजर स्टेप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं किताब लिखता हूं, है ना, तो मेजर स्टेप्स क्या हो गए मेरे, कि सबसे पहले तो मैं अपना कंटेंट देखूं, है ना, उसका डिजाइनिंग मान लीजिए है तो वो मुझे किसी से करवाना है, उसकी जो है प्रूफ रीडिंग किसी से करवानी है, ये मेजर स्टेप्स हो गए। फिर मुझे उस किताब को पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद एक इवेंट करना है जिसपे मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ। तो ये अलग अलग मेजर स्टेप्स हो गए। अब इन मेजर स्टेप्स के अंदर कुछ माइनर स्टेप्स भी होंगे। जब मैं डिजाइनिंग करवाऊंगा तो कई बार मुझे उसको रिव्यू करना पड़ेगा, डिजाइनिंग को सही हुई नहीं हुई, 3-4 बार मुझे उसकी प्रूफ रीडिंग करानी पड़ेगी। तो हर स्टेप के अंदर जो है छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं। तो मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लिया आपने। जब आपके मेजर स्टेप्स क्लियर हो गए तो मेन जो है, जिसके बारे में अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये प्रोजेक्ट फेलियर का बहुत बड़ा कारण है, वो है रिसोर्स रिक्वायर्ड। आपको क्या रिसोर्स चाहिए,
उसके बारे में अगर आपने पहले से उसके बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने घर बनाने का बोला, घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसने दिमाग ही नहीं लगाया कि इस घर को बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो उसने सोच लिया हो जाएगा, लेकिन जैसा घर वो चाहता है उसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए, उसके पास 15 ही लाख रुपए हैं, और उसने फाइनेंस का कोई अरेंजमेंट भी नहीं किया अल्टरनेटिव। तो क्या होगा? एट लास्ट बन पाएगा क्या घर पूरा? नहीं बन पाए। तो क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे मेन क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। लिख लें इनको। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में सोचना है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए आपको फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उसमें आपको अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज ढूंढने पड़ेंगे फैक्ट्री स्टार्ट करने के पहले। अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं हो जाएगा, तो हो सकता है आपको वैसे एम्प्लॉयज नहीं मिले, और आपकी फैक्ट्री को आप जो भी चाहते हैं उसको नहीं कर पाए। तीसरा, नॉलेज रिसोर्सेज। क्या आपके बारे में जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसके लिए नॉलेज है या नहीं है? अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के पहले वो नॉलेज आपको लेना होगा, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो नॉलेज के रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या क्या मशीनरी लगेगी, क्या क्या इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी लगेगी, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपके पास लेबर, इस माने जो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, ये सब रिसोर्सेज आपके पास होंगे, तभी आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अगर आपने इनके विषय में नहीं सोचा है, तो कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे, अच्छा मुझे 4 लोगों की जरूरत है, तो आप प्रोजेक्ट पे काम करते करते उन लोगों को ढूंढ लेंगे। आपको पता है कि मुझे इतने पैसे जरूरत जरूरी है, तो आप कहीं ना कहीं से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से उसको फंड अरेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने रिसोर्सेज से उस फंड को अरेंज कर सकते हैं। इसलिए रिसोर्सेज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज हो तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। आपका जो भी प्रोजेक्ट है आजाद जी, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से सोर्सिंग होगी मटेरियल की, कहाँ पे आपको उसको सेल करना है ना? तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब बोल रहे यूट्यूब, तो आपको यूट्यूब सेव जी, आपको, आप मान लीजिए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो कोई अच्छा यूट्यूबर जो है उससे आप क्लासेस लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। जब आप उन परेशानियों से, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो बनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, छोड़ देता हूं कैसे करना चाहिए। देखियो, आप क्यों छोड़ देते हैं? आपको नॉलेज रिसोर्स आपके पास नहीं है किस तरीके से करना है। तो कहाँ आप फंस रहे हैं? आपको दूसरे एक्सपर्ट से, दूसरे जो उस फील्ड के महारथी हैं, उनसे संपर्क करके उनसे आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। तो आप जहां पे भी फंस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप फंस रहे होंगे, तो इसका मतलब आपके अंदर उस स्किल की, उस नॉलेज की कमी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कमी होगी ना कोई, कहीं जहां भी आप अटक रहे हैं, तो पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आप कहाँ अटक रहे हैं और क्यों अटक रहे हैं उस जगह पे। जब आप उस चीज को समझेंगे, और जब आप किसी एक्सपर्ट से उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब जो है वो उसका एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, इसलिए मैं आपको सारे आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है यूट्यूब में, तो वो मैं
आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि रिसोर्स रिक्वायर्ड जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे 100%। वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाए। चलिए, अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप, आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना है, और उसमें आपके 3 तरह के काम रहेंगे टू डू, जिनको आप एक स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी है ना? अपना जो भी प्रोजेक्ट है, आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, एक ईमेल आईडी बनाना, तो आप ईमेल आईडी को बनाने के लिए बैठेंगे, ईमेल आईडी बन जाएगी आपकी। लेकिन वहीं मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है ना? वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स होंगे, फोटोज होंगे, थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, आपको कई सारे उसके अंदर छोटे बड़े टास्क है। तो ऐसे टास्क जिनके अंदर कई सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क। और कॉम्प्लेक्स टास्क में 2 तरह के टास्क हो सकते हैं, एक तो टू डू, और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, माने सोचना भी है और उसके बाद डिसीजन लेना है। जब डिसीजन लिया उसके बाद आप उस टास्क को करेंगे। जैसे मान लीजिए वेबसाइट है, मैं बनाना चाहता हूं वेबसाइट अपने बिजनेस का। तो सबसे पहले क्या हो गया, मुझे सोचना पड़ेगा वो वेबसाइट का डोमेन का नाम क्या रखना है। अब 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेके मुझे एक डोमेन खरीदना है, मैंने उस डोमेन को खरीदा, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हुई। क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुई कि मुझे कौन सा नाम सेलेक्ट करना है, ये क्रिटिकल थिंकिंग। फिर मैंने उस डोमेन को बुक कर दिया गोडेडी पर जाकर, ये टू डू हो गया। समझ रहे हैं? तो टाइप ऑफ टास्क कितने तरीके के होते हैं? टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क माने जिस टास्क के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े टास्क हों, उसे हम कॉम्प्लेक्स टास्क बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? लिखें जिससे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं। टास्क के बारे में कुणाल सर ने भी आपको बताया होगा। रुपेश जी को क्लियर है, सेव जी को भी क्लियर है। बाकी कोई ऐसा हो जैसे क्लियर ना हो, तो वो लिख सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी को क्लियर है। बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो मेन मिस्टेक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया रिसोर्सेज में, है ना? क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक तो यही होती है कि हमें क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये पहला मिस्टेक है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। आपने कहीं से भी करना स्टार्ट कर दिया और आप फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, है ना? दूसरा मेजर है कि आप रिसोर्सेज के बारे में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते ही नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, मुझे ये आता भी है कि नहीं आता है काम। तो मेन मिस्टेक्स क्या है कि हम पहला तो सोचते नहीं है क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, माने ये इन चीजों के बारे में चर्चा ही नहीं करते, दिमाग सोचना ही नहीं चाहते, खुद से बात ही नहीं करते। दूसरा, हम लोग उस पे क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उस रिसोर्सेज के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते, तो वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, ये मेन मिस्टेक्स हैं जो अधिकतर लोग करते हैं प्रोजेक्ट को करने में। तीसरा, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। किसी भी प्रोजेक्ट को आपको करना है, जैसे कोई पेड़ लगाना है, रुपेश जी को एक पेड़ लगाना है, वो चाहते हैं कि आम का पेड़ लगाएं और उसके फल खाएं। लेकिन रुपेश जी ने एक दिन उस पेड़ को पानी डाला और फिर 1 महीने बाद पानी डाला, तो वो छोटा सा जो पौधा है वो सरवाइव करेगा क्या? क्या लगता है रुपेश जी, करेगा नहीं करेगा? हाथ से ही बता दें। तो वो पेड़ सरवाइव नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हमें
कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको हमें टाइम अलॉट करना पड़ेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कभी भी टाइम अलॉट नहीं करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, उन्हें नहीं पता कब करना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को भले ही आप आधे घंटे का टाइम अलॉट करें कि भाई मैं कल जो है 7 बजे से 7:30 बजे तक इस प्रोजेक्ट पर ये काम करूंगा। क्या क्लियर होना चाहिए, कितने टाइम पर मैं काम करूंगा और क्या काम करना है मुझे। बहुत से लोग एक और मेजर गलती करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग और टू डू को साथ में करते हैं। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग और टू डू को एक साथ करने का सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। पहले आपको क्रिटिकल थिंकिंग करके डिसीजन लेना पड़ेगा और फिर आपको टू डू के लिए टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे मार्केट जाना है और कोई चीज खरीदनी है ना, ड्रेस खरीदनी है मुझे, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी दुकान से खरीदनी है, कैसी ड्रेस खरीदनी है, मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं मार्केट में घूम फिर के आ गया। अगर मुझे ये क्लियर होगा कि मुझे कुर्ता खरीदना है कि शेरवानी खरीदनी है कि मुझे स्पोर्ट्स वेयर खरीदने हैं, तो कितना आसान हो गया। पहले मैंने सोच लिया कि मुझे स्पोर्ट वेयर खरीदना है, अब स्पोर्ट वेयर कहाँ अच्छा मिलता है वो दुकान सेलेक्ट कर ली, अल्टरनेट में एक दो दुकान और रख ली, फिर मैं जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा और लेके आ जाऊंगा। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है क्या खरीदना है, मार्केट चला जाऊं तो कुछ भी खरीद के ले आऊंगा। तो इस तरीके से काम मेरा जो भी होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हमेशा आप लोग क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग को टाइम देंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो जेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। आपको क्रिटिकल थिंकिंग को करना होगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का आउटकम क्या होता है, डिसीजंस। आपको पता होता है कि कल आपको क्या करना है, आपको ये क्लियर होता है कि मुझे अपना जो मेरा टाइम है, पहले तो आपको ये क्लियर होगा कि अच्छा कल मेरे पास 5 से 6 बजे 1 घंटे का टाइम, अब इस 1 घंटे के टाइम में मैं ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ, आपने लिख लिया। अब अगले दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या काम करना है, आपने सीधे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये कॉमन गलतियां सभी लोग करते हैं और इसी कारण से उनके प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन सीक्रेट्स को जानते हैं, इस सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हैं, इसलिए वो मल्टीपल कामों को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है हमको, लास्ट स्टेप ये करना है कि हमारे जो भी टास्क हैं, जैसे मान लीजिए मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट कर, कई सारे उसके अंदर स्टेप्स हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लिए एक डोमेन ढूंढना पड़ेगा, होस्टिंग ढूंढनी पड़ेगी, फिर मुझे किस तरीके से उस वेबसाइट को डेवलप करना है, उसके अंदर क्या कंटेंट होगा, कितने पेजेस होंगे, कौन से फोटोज होंगे, ये सब मुझे क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे ये क्लियर है तो मैं क्या करूंगा, फोटोज को मैंने अरेंज करके रख लिया, कंटेंट को मैंने अरेंज करके रख लिया, उस कंटेंट को जो है मैंने फॉर्मेट कर लिया, देख लिया कहीं कोई गलती तो नहीं है, हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा वो सब मैंने समझ लिया, क्या हेडिंग होगी क्या हेडलाइन होगी वो सब क्लियर है। जब मैं फिर डेवलप करने बैठूंगा उस वेबसाइट को तो मुझे समय नहीं लगेगा और मैं उसी समय सोचूं, मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ गया, हाँ वेबसाइट बनानी है। अब मैं वेबसाइट का मैं डोमेन भी उसी टाइम पे खरीद रहा हूँ, चलो डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग खरीद लिया, अब कैसे बनाऊं, क्या डालना है उसके अंदर, अब मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा, अब मैं बैठा हुआ हूँ खोल के। तो इस तरीके से मेरी वेबसाइट नहीं बन पाएगी कभी भी, मुझे पहले से क्लैरिटी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने टास्क को, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अब आपने उसके मेजर स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब हर मेजर स्टेप में क्या क्या माइनर स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स क्या क्या हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कर लें जो एक बार में हो जाए, है ना। उसमें कुछ स्टेप आपके निकलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के कि भाई मुझे इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, वेबसाइट का नाम क्या होगा, ये डिसीजन हो गया। कंटेंट क्या क्या होगा, वो डिसीजन हो गया। फिर कंटेंट मुझे लिखना है, वो कंटेंट लिखने का काम हो गया, है ना। इस तरीके से आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक करना है। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का आपको यूज करके अपने प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, आप लिख लेते हैं अगले दिन का काम, है ना। अगले दिन का काम आप नोट कर लेते हैं कि ये जो, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 20 स्टेप्स हैं, है ना, तो उसमें आपने देखा अरे ये 2 स्टेप्स हो सकते हैं कल, है ना,
आपने डाल दिया ये 2 स्टेप जो है वो कल मैं कर लूंगा। टाइम डाल दिया कि हाँ ये मैं जब यहाँ से जाऊंगा, मुझे मान लीजिए कुछ खरीदना है, तो मैं जब मार्केट जाऊंगा ये खरीद लूंगा। ऑफिस से आते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ। ऑफिस में मुझे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो एक काम करूंगा, मैं 15 मिनट का एक क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन कर लूंगा, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाएगा कि इसको और आगे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लेना है। ठीक है, आप लोग कमिटेड हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, है या नहीं है? अब इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आपने समझा है? कितने लोग अब अपने प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं? अगर आप अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए कमिटेड हैं तो लिखें कमिटेड। कुमार सुधीर जी कमिटेड हैं, रूपेश जी कमिटेड हैं, बहुत बढ़िया। बस 2 ही लोग कमिटेड हैं और बाकी लोग? आजाद जी भी कमिटेड हैं। संजय जी कमिटेड हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉर्न को देखना कैसे छोड़ें, है ना? तो इसमें मैं वही बोलूंगा कि आपकी संकल्प शक्ति, अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं ये कार्य को नहीं करूंगा, तभी आप उस चीज को छोड़ सकते हैं। और बाकी आप डिटेल्स में अगर जानना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सेव जी। ठीक है। दूसरा आया कि अच्छे लेवल पे ऑनलाइन आर्टिस्ट हैं, है ना, आर्टिस्ट हैं, उसको किस तरीके से वो बढ़ा सकते हैं, है ना? तरुण जी पूछ रहे हैं। तरुण जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्क करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की पावर को समझना पड़ेगा, है ना? जैसे आप नए क्लाइंट चाहते हैं, नए लोगों तक रीच बनाना चाहते हैं, तो फेसबुक में बड़े ही कम अमाउंट लगाकर आप धीरे धीरे जो है अपने कार्य को, या जो भी आप सर्विस देते हैं, मान लीजिए आप सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, तो उसको आप प्रचारित कर सकते हैं। दूसरा, गूगल पर गूगल माय बिजनेस जो है, उसमें अपना अकाउंट बनाएं, जो भी आप सर्विस देते हैं उसको आप लिखें, है ना? जहां पर भी आप सर्विस देते हैं लोकल एसईओ करें, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लोकली करें, तो उससे भी आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, अब आपको एक चैलेंज है, 1 वीक का चैलेंज है ये, 1 हफ्ते का। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को आपको 1 हफ्ते तक रोज उस पर काम करना है। और जो भी आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप है ना, जो भी आपका ग्रुप है कुणाल सर का, उस पर आपको अपना जो भी काम कर रहे हैं आप, है ना, जो भी टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का, आप सभी के पास एक मैजिक सीट होगी, है ना? मैजिक सीट है, सुपर प्रोडक्टिविटी सीट, उसको आपने प्रिंट कराया है? अगर नहीं है तो मैं रक्षा मैम को बोल दूंगा, तो वो डाल देंगे, है ना, ग्रुप में। तो सुपर प्रोडक्टिविटी सीट को आपको फिल करना है। 1 हफ्ते का आप कमिटमेंट कीजिए, संकल्प लें। संकल्प लेना आता है आप लोगों को? आप सभी बैठ जाएं और संकल्प लें, अपनी श्वास को, है ना, अंतः कुंभक करके। ठीक है, मैं बताता हूं, सबसे पहले संकल्प लें। सीट के बारे में बताता हूं मैं सुपेश जी। सबसे पहले अंतः कुंभक करें, श्वास को अंदर भरें, श्वास को अंदर भरें और श्वास को रोक लें। और फिर संकल्प लें कि मैं 1 हफ्ते तक अपने प्रोजेक्ट पर पूरी एनर्जी से, पूरे कमिटमेंट से काम करूंगा। आप लोग कमिटमेंट करें, 1 हफ्ते तक जो भी मैजिकल सीट है उसको मैं फिल करूंगा,
अपने सारे टास्क को अपनी पूरी एनर्जी से, पूरी इच्छा शक्ति से मैं करूंगा। और फिर श्वास को छोड़ दें। फिर श्वास को अंदर भरें और फिर से संकल्प करें कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा से, अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, अपने पूरे रिसोर्सेस से 1 हफ्ते तक मैजिकल सीड को फिल करूंगा। अपने टास्क को, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैं कंसिस्टेंटली पूरा करूंगा। फिर श्वास को छोड़ दें और फिर श्वास लें अंदर, और एक बार फिर अपने मन में अपने संकल्प को दोहराएं। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाएं। आपको अपने इस संकल्प को याद रखना है। आज जो आपने ये संकल्प लिया है, इस संकल्प को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो सारा का सारा आपका जो मेहनत है वो बेकार है। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपके सपने बड़े हैं तो उतना बड़ा आपको कमिटमेंट भी करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी आपका विश्वास सो गया है उसको आपको जगाना पड़ेगा, और जो किनारे नहीं मिलते हैं वहां पे एक पुल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस किनारे के उस तरफ ही आपके सपनों की जो उड़ान है वो पुल के उस तरफ ही है। सिर्फ भाग्य पे भरोसा करके काम नहीं चलेगा। भाग्य उसी का काम करता है जो कर्म करता है। अब हम, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैं एक टेक्निक आपको करवाना चाहता हूं, अगर आपके पास समय है। पॉजिटिव फीडबैक टेक्निक, अगर आप लोग बोलें, अगर आप करना चाहें, क्योंकि टाइम हो चुका है, अगर आपके पास 10 मिनट का समय हो तो पॉजिटिव फीडबैक टेक्निक को हम कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो लिखें यस। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई जाना चाहता है तो अभी चला जाए, टेक्निक के बीच में नहीं जाएंगे, ठीक है? अगर कोई जाना चाहता है तो अभी चला जाए, टेक्निक के बीच में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आप रिलैक्स होके बैठ जाएं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फीडबैक टेक्निक को कर रहे हैं। इस टेक्निक से क्या होता है कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। और जो हमारा आत्मबल है वही हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो हमारे मजबूत आत्मबल के सामने नहीं टिक पाती हैं। एक कमजोर व्यक्ति जो है, एक कमजोर व्यक्ति ही परिस्थितियों के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, लेकिन जो एक मजबूत व्यक्ति है वो अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल लेता है। ठीक है, अब आप शांत होकर बैठ जाएं और इस पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन टेक्निक को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे आपको करने में आसानी रहेगी। देखिए, होता क्या है, जब हम बचपन में छोटे थे तो हर कोई हमारी तारीफ करता था, हर व्यक्ति हमें पैम्पर करता था, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों। हमें बोलते थे वाह राजा बेटा, राजा मुन्नू, प्यारा बेटा। लेकिन जब हम बड़े हो गए, जैसे ही हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो लोगों ने हमें पैम्पर करने की जगह हमारा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। जब मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे हमारा आत्मविश्वास खंडित होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं से हमारा आत्मविश्वास जो है खंडित होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा आत्मबल भी डगमगा जाता है कि अरे घर में तो बोलते थे राजा बेटा, अब यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो। और ऊपर से क्या होता है, घर पे भी आते हैं तो पढ़ाई का बोझ, जो आपको आपके पेरेंट्स राजा बेटा बोल रहे थे,
वही क्या बोलने लगते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। शर्मा जी के बेटे को देखो, कितना बढ़िया पढ़ाई करता है, और एक तुम देखो, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, तो अंदर से हमारा जो आत्मबल है वो सिकुड़ जाता है, और हम क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अरे कोई तारीफ कर दे, मैंने कपड़े अच्छे पहने, दूसरा तारीफ कर दे, अच्छे लग रहे हैं तो मैं मान लूं। ये क्या है? आत्मविश्वास कम होने की निशानी। हम दूसरे की तरफ झांकने लगते हैं कि वो हमारे बारे में क्या बोल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। आई एम करेक्ट और नॉट? ऐसा होता है या नहीं होता है? तो जब इस तरह की घटना हो, तो उसको सही करना पड़ेगा ना हमें, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? ये स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन टेक्निक। हम सब विनर्स हैं, हम सब कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं दिन भर में, लेकिन हम खुद को उस बात की शाबाशी नहीं दे रहे हैं। हमें देखिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन जो चीज हमने अच्छी की, उसके लिए हमें खुद को कुछ तो ग्रेटिट्यूड ज्ञापन देना पड़ेगा ना। आज मान लीजिए, जो थपलियाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। अब वो सोच रहे हैं कि सामने वाला जो है सुधीर जी बोल दें अच्छी बनी है तो मैं मान लूं, लेकिन उनका अपना भी तो एनालिसिस है, उन्होंने अच्छी बनाई नहीं बनाई। सुरेश जी ने आज दिन भर डाइटिंग की, उन्होंने कोई भी खराब खाना नहीं खाया, उन्होंने सब कुछ अच्छा खाना खाया। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, लेकिन वो अपने आप को कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को कोई भी पॉजिटिव जो है वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से उन्होंने 2 समोसे खा लिए, तो वो अपने आप को 4 बार कोसेंगे, यार यार आज तो यार ओवर डाइट कर ली मैंने, आज तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया। हम खुद को कोसते रहते हैं दिन में 10 बार, लेकिन खुद को जो है वो हम कभी भी अप्रिसिएट नहीं करते हैं। इस टेक्निक में आपको मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, लेकिन जो चीज आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए खुद को सेटिस्फेक्शन मैकेनिज्म के तरह तरह आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देना है। अब मैं आपको स्टेप बताता जाऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। सुधीर जी, चाय को एक तरफ रख दें और आंखों को बंद करें अब। ठीक है, आंखों को बंद करें, हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको आज का, देखिए आज का आपने ये सेशन किया, आपने इतना कीमती समय दिया अपना, और आपने बहुत कुछ सीखा। तो आपने एक विनर की तरह काम किया है, आपने संकल्प लिया है अपने जीवन को बदलने का, 7 दिनों तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का, ये आपने संकल्प लिया है। तो आज देखिए आपने कितना अच्छा काम किया है। तो इस काम को, इस ऊर्जा को, इस पॉजिटिविटी को आपको अपने अवचेतन तक, अपने अंतर मन तक पहुंचाना है। अपने अब हृदय पर हाथ रखें, अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने हृदय पर सीधा हाथ रखें अपना सभी लोग, और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी आंखों को बंद रखें। 2 मिनट की का बात है अब बचा हुआ, और इस खुशी को देखिए, खुश होना हम सब जानते हैं, इस पॉजिटिविटी को जो आपने सीखा है, उस पॉजिटिविटी को महसूस करें। सिर्फ यही करना है। आप एक विनर हैं, एक विनर की तरह आपको फील करना है। आपने एक आज अच्छा काम किया है, आपने उस काम को संपूर्णता से किया है, अपना कीमती समय उसमें लगाया है, आपने इस काम को अपने पूरे मन से किया है। तो अब अपने मन तक सिग्नल पहुंचाएं, अंतर मन तक, कि मुझे बहुत मजा आया, आई एंजॉयड, मुझे बहुत मजा आया, मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको आप अपने अंतर मन तक पहुंचाएं, उस खुशी को महसूस करें। अब धीरे से एक गहरी लंबी सांस लें, धीरे से एक गहरी लंबी सांस लें, और अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखों को खोलें।
ये जो टेक्निक है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको ऊर्जावान रखने के लिए। आप दिन में कम से कम, हर व्यक्ति 3 से 4 काम तो ऐसे करता ही है जो वो बड़ी मेहनत से करता है। जिम जाता है, वॉक करता है, अपने खान पान पर बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करता है, बहुत सारे काम हम करते हैं। अब आपको जब भी उस काम को करते हैं, अपने हार्ट तक, अपने अंतर मन तक उस पॉजिटिव सिग्नल को पहुंचाना है। क्योंकि हम कोसने का काम तो बहुत करते हैं खुद को, लेकिन खुद को एप्रिसिएट नहीं करते हैं। हम दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि सामने वाला मुझे एप्रिसिएट करे, सामने वाला नहीं, आप खुद ही खुद को एप्रिसिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा, कृपया इसके बारे में फीडबैक जो ग्रुप है उसमें जरूर दें, जिससे आज का सेशन जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनको भी इसके बारे में पता चले। और मुझे भी आप चैट में बता सकते हैं आज के सेशन के बारे में। अमेजिंग, ग्रेट सेशन, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, रूपेश जी, कुमार, सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको अपने जीवन में खुद ऊर्जावान, खुद की ऊर्जा के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सपने बड़े हैं तो आप इस टेक्निक को यूज करें, आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, ऊर्जा महसूस करेंगे। और जो भी सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल जाएगी और उसकी जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी। उसकी जगह आपने एक बल्ब जला दिया है ना, नहीं तो आप नेगेटिविटी बाहर से भी ले रहे हैं और खुद भी नेगेटिविटी खुद को दे रहे हैं। अरे मैं तो अच्छा ही नहीं दिख रहा था, किसी ने बोला ही नहीं, अच्छा कोट पैंट पहन के गया। रूपेश जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल इसको ओवरकम करेंगे जो भी आपको समस्याएं हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरा सेशन होता है वेलनेस का, और हमारे जो एंशियंट ग्रेन्स हैं, है ना, भारत के जो एंशियंट ग्रेन्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस का सेशन, किस तरीके से आप अपने कोई भी समस्याएं अगर आपके शरीर में हैं तो आप नेचुरल वे में उनको हील कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नंबर कासिम जी मैं शेयर कर रहा हूं, ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं। और आप सेशन को भी अटेंड करना चाहें तो मुझे इस पर आप हाई कर सकते हैं कि अगर आप वेलनेस वाला मेरा सेशन अटेंड करना चाहें तो उसको भी आप अटेंड करें। और आपको आपके हमारे पूर्वजों के महान अनाजों के बारे में जानकारी मिलेगी, और नेचुरल वे में आप किस तरीके से हर बीमारी को अपने जीवन से बाय बाय कह सकते हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। नेचुरल पाथ क्या है, क्योंकि दवाइयां हमारा भोजन नहीं हो सकता है। कुमार जी, सुधीर जी ने ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया। और बाकी जो है ग्रुप में भी बोलूंगा मैं, तो मैम जो है वो लिंक डाल देंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न है ना, बाकी जिसको जाना है वो जा सकता है, एक आध कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, है ना, और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। दादा हमको मैजिक सीट के बारे में थोड़ा जानना था। अच्छा, मैजिक सीट, एक मिनट आप रुके, आपको दिख रही है मैजिक सीट, क्या आपको दिख रही है? चलिए नहीं एक नहीं मिनट रुकिए, सर। जस्ट अ मिनट ना। अब दिख रही है? हाँ दिख रही है। जी, देखिए ये मैजिक सीट है, इसको सुपर प्रोडक्टिविटी सीट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके। जैसे इसमें फिल है, टास्क माने आपको आज हर शाम को, देखो होता क्या है, अगले दिन की प्लानिंग पहले से होती है। सुबह उठ के अगर आप सोचेंगे मुझे क्या करना है, तो हो सकता है 2-3 घंटे तो आप ऐसे ही वेस्ट कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल क्या करना है और कब मेरे पास फ्री टाइम है, ठीक है। तो आप इधर पे इस तरीके से टाइम में लिख सकते हैं कि मुझे कब क्या करना है। ये जैसे एक तरफ टाइम है ना, और दूसरी ठीक तरफ है। टास्क है। तो इसको आपको टास्क में भरना है, आपको क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये $1,000,000 रूटीन के स्टेप्स हैं। जैसे फिक्स बैकअप टाइम, आप सभी $1,000,000 रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको आपको ओके। लिखना है क्या क्या आपने कर लिया, राइट। और
यहाँ पे डेट डालकर अपने सिग्नेचर करके जो भी आपका ग्रुप है ना, उसमें पोस्ट करना है इसको फोटो लेकर 2 बार, सुबह और शाम। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग आप कब करेंगे? शाम को। मिलियन डॉलर रूटीन के स्टेप्स कब फॉलो करेंगे? अधिकतर सुबह। बचे हुए स्टेप्स आप शाम को फॉलो करेंगे, और उसके बाद इसका फोटो खींच के और आपको ग्रुप में डालना है। और चूंकि आप सभी ने कमिट किया है ना, तो आप सभी का जो भी मैजिक सीट है वो आप सुबह और शाम ग्रुप में डालेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि ये आपने कमिटमेंट मुझसे नहीं किया है, आपने ये कमिटमेंट खुद अपने आप से किया 1 हफ्ते के लिए। जब आप इसको 1 हफ्ते के लिए करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मुझे आगे भी करना है, अब इसको है ना कंटिन्यू करना है। दादा बोले ये ये जो सीट है इसमें पहले टास्क पहले लिखेंगे ना सर, क्या क्या करना है? आपको उसके बाद नेक्स्ट डे उसका क्या टाइमिंग करना है लिखेंगे। वो आपको आज फिल करना है, ठीक है? ठीक ठीक है। ये आपने आज उसके फिल बाद। कर लिया। अब जैसे मान हम्म। लीजिए टास्क क्लैरिटी सेशन, अब सुबह आप भरेंगे नेक्स्ट डे, है ना? टास्क क्लैरिटी सेशन कर लिया और अगले दिन के लिए टास्क भर दिए, फिर आपने फोटो खींचा और शाम को डाल दिया। ठीक है। सुबह सुबह फिर सुबह सुबह जो स्टेप किया आपने वो सुबह सुबह डाल दिए। जैसे फिक्स वेकअप टाइम आप उठ गए, है ना, हम्म। मेडिटेशन कर लिया आपने, बॉडी स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक। पानी पी लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, हम्म। फोकस ब्लॉक। हो सकता है आप सुबह नहीं करें, दोपहर में करें। तो आपने जब भी करा उस पर राइट लगा के शाम तक आपको ये कंप्लीट करके भेजना है। ये 14 मिनट क्या है सर, ये 14 मिनट वाला? 12 मिनट रूल। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको 12 मिनट कोई लर्निंग करनी है ना, कुछ नया। क्योंकि देखिए, बिना ज्ञान जो है वो आप किसी भी गोल को नहीं पा सकते। तो कम से कम 12 मिनट अपना जो भी गोल है उसके बारे में नई लर्निंग करें, नया कुछ सीखें, समझें, पढ़ें, है ना। तो ये क्या है, 12 मिनट रूल है। क्योंकि जब आप 12-12 मिनट करके साल भर में देखेंगे तो वो कई घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उस चीज के बारे में जो आपको आज नॉलेज है 1 साल बाद आप उसके एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए। और कोई ओके। प्रश्न? चलिए, आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे अपना जो भी टेक्निक है वो सिखाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है, जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये आपके ग्रुप्स में, रेस्पेक्टिव ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। हम्म। धन्यवाद।